आप देख रहे हैं कलर्स ऑफ पॉलिटिक्स का अपना यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से आपका परिचय करवाएंगे जिनका छात्र जीवन से लेकर अब तक का जीवन बड़ा संघर्षमयी रहा है और अपने संघर्ष के बल पर युवाओं को लामबंद करना और साथ में उसके जीवन को एड्रेस करना अपने जीवन का हिस्सा बन चुका है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ कॉमरेड पुष्पेंद्र त्यागी जी की, जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और उत्तरी भारत में अच्छी अपने युवाओं को लामबंद करने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो हम आज उनसे युवाओं के आज के जो सवाल हैं और जिस तरीके से युवा अपनी नज़र से उनको देखता है और क्या हम त्यागी जी उसको कितने महसूस करते हैं उन सवालों को, उनके ऊपर हम तमाम युवाओं से संबंधित आज इस भारत की पृष्ठभूमि में युवाओं की क्या स्थिति है उस पर हम देखते हैं कि पूरा भारत में एक युवा भारत हम जिसको कहते हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि युवा हैं तो वो भारत के अंदर हैं। लेकिन जब उनके जीवन पे हम बातचीत करते हैं तो बहुत से ऐसे सवाल हमारे बीच में आ जाते हैं कि एक युवा भारत होने के बावजूद भी हम युवा नहीं लगते। कि आप भारत के युवाओं को किस नज़र से देखते हैं? देखिए ऋषि जी, मैं जो टिप्पणी आपने अभी अभी की है, मैं इससे 100% सहमत हूँ कि आपने जैसा कहा कि जहाँ तक एक ही बात आपने कही है कि युवा मुल्क होने के बावजूद दुनिया में लोग कहते हैं अभी आज भारत सबसे ज़्यादा जवान लोगों का देश है, नौजवानों का देश है। और ये तो बात सही है कि हर मुल्क के उम्र में, उसके इतिहास में एक ऐसा दौर आता है जब युवाओं का आबादी ज़्यादा होता है मुकाबले हमारी आबादी के और तबकों के। और आज हमारा जो देश है पिछले तकरीबन कह सकते हैं पिछले लगभग 15-20 बरस से, पिछले 2 दशक से, या कि कहें कि 21वीं सदी भारत के लिए एक तरीके से उसकी शुरुआत ये युवाओं की सदी के रूप में देखी जा सकती है कि आज हमारी आबादी का बहुत बड़ा जो तबका है वो बच्चों और युवाओं का है। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा समय बनी रहने वाली नहीं है। लोग जो एक्सपर्ट विशेषज्ञ हैं वो ऐसा मानते हैं कि इस स्थिति का बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया जा सकता है अभी भी, क्योंकि युवा होने का मतलब है आपके पास में ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा ताकत, ज़्यादा जोश व खरोश ये उपलब्ध होना। और इसके लिए ज़रूरी है कि जो काम भी आप चाहें या जो भी आप ठान लें या जो भी लक्ष्य आपके दिमाग में मौजूद हैं एक देश के तौर पर, एक राष्ट्र के तौर पर, उनको आप हासिल कर सकते हैं युवाओं की इस ताकत के बल पे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब युवाओं को वैसे मौके हासिल हों और युवा सचमुच में युवा हो। जैसा अभी आपने कहा कि युवा होने के बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि हम युवाओं का सबसे बड़ा देश है दुनिया का। तो ये बिल्कुल सही बात है और मैं इसको इस तरीके से देखूंगा कि दरअसल हमने इसके लिए कभी कोई तैयारी नहीं की थी। हमने युवाओं को अपना जो कहना चाहिए संसाधन के तौर पर कभी देखा ही नहीं हमारे देश में। जैसे मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारे देश में परंपरागत तौर से ही ऐसा रहा है कि नौजवानों के ऊपर ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करते। घरों में नहीं करते, माँ बाप भरोसा नहीं करते हैं, नाते रिश्तेदार भरोसा नहीं करते हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में उनको पढ़ाने वाले उनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। और ये तब है जब हमारे देश में ही करतार सिंह सराबा, शहीद आज़म भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु, सुखदेव और ना जाने अनगिनत ये सभी ऐसा एक तबका है नौजवानों का जिनमें सराबा तो 16 बरस के थे, भगत सिंह 23 बरस के थे, 24-25 के आज़ाद, अशफाक। ये आप देखो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मेरी उम्र तो इन लोगों से दोगुनी हो गई है। इतनी उम्र में और हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियाँ दे के हासिल किया आज़ादी को इन लोगों ने, उस मुल्क के भीतर भी आज़ादी के बाद हमारे युवाओं की तरफ हमारे हुक्मरानों का ध्यान कभी नहीं गया। हमेशा उन्होंने उनका परवाह नहीं किया। जैसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी भी मुल्क को तालीम की है, एजुकेशन की है, शिक्षा की है, लेकिन अपने देश में आप देख लो आज भी हम इतना सब ढोल पीटे जाने के बावजूद हम दुनिया के पायदान पे अगर देखें तो बहुत नीचे हमारा स्थान है जहाँ तक शिक्षा का ताल्लुक है। जो शिक्षित है भी उसको इतना बड़ा बोझ माना जाता है। अब ये एक दुर्भिसंधि है, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन जिसको विडंबना कहना चाहिए, आयरनी है कि एक तरफ हम कहते हैं कि हमारे पास ये चीज़ इतनी ज़्यादा है, उससे हमारा भला होना चाहिए, लेकिन वो हमारे लिए बुरी साबित हो रही है।
मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ अपने सिर पे ले रखी है, लेकिन मैं बजाय इसके कि उससे कोई ताकत महसूस करूं, मैं उसके बोझ तले दबा जा रहा हूं और मेरा चलना मुहाल है, मुश्किल है। ये स्थिति हमारे देश में युवाओं को लेकर है, क्योंकि उनको पहला चीज़ थी कि उनको तालीम दो। तालीम देने के बाद आप उनको सेहतमंद रखो, दुरुस्त रखो। अगर युवा बीमार है तो फिर युवा किस बात का है? ये तो कुदरत उसकी मदद करती है इस उम्र में कि वो खाए पिए बगैर, नौजवानी का जो एक उम्र है, कुदरत उसको धक्का दे देती है, उसमें वो चला जाता है। लेकिन हमारा घर परिवारों के भीतर, हमारे समाज में, हमारे हुक्मरानों का कोई तरीका है? आप देखो, एक छोटा सा हेल्थ सेंटर भी आपको कायदे का चलता हुआ दूर दूर तक बड़ी आबादी में नहीं मिलेगा। तो सेहत नहीं है, और उसके बाद अगर ये सब भी है तो फिर जब उम्र का पड़ाव एक आता है, जब आप नौजवानी की उस स्थिति में आते हैं कि जहां आपको अपने पैर पे खड़े होना है, तो रोजगार नहीं है। ऐसी बुरी हालत है, आज की हालत बता रहा हूं, कि अपने देश में पिछले लगभग एक दशक से, जब से ये नई सरकार आई है, 8 साल इसको हो गए हैं, 8 बरस में तो सारी दुनिया बोल रही है कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का स्थिति खराब भारत में है, और सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इसके आंकड़े तक देने के लिए तैयार नहीं है। तो शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं और रोजगार नहीं, 3 चीज़ जिस देश में नौजवान के पास नहीं है, हम समझ सकते हैं कि उसके नौजवान की स्थिति कैसी होगी। एक इसमें सवाल आपने बल्कि बातचीत के दौरान हमारे को कहा है कि युवा होने के बावजूद भी वो युवा जिस हालात भारत के अंदर बनी हुई है, यदि वो बीमार है तो वो भारत का भला नहीं कर पाएगा, वो खुद बीमार है तो इसका मतलब भारत कहाँ जाएगा। और वो बिल्कुल वो दृश्य आपको एक तरीके से नज़र भी आता है। लेकिन जब राजनीति के नज़र में हम उन चीज़ों को देखते हैं तो वो एक युवा अलग अलग धड़ों में खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे राजनीतिक दल इनको यूज़ कर रहे हैं, डिस्पोजल की तरह यूज़ किया और फेंक दिया। तो इनको दिशा देने के लिए क्या हमने करना चाहिए? हाँ, तो ये फिर से मैं कहूँगा कि आपने जो बात कही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है कि हम देख रहे हैं कि युवा जो है वो लगा तो हुआ है कहीं ना कहीं पर, क्योंकि फिर से मैं कहूँगा कि कुदरत का तकाजा है कि अगर आपके भीतर एक ऊर्जा है तो वो यहाँ नहीं लगेगी तो वहाँ लगेगी, वो खड़ी नहीं रहती है, वो चलेगी तो ज़रूर। तो युवा भले ही वो उतना सेहतमंद ना भी हो, जैसा मैंने कहा कि कुदरत उसको भूखे भी काम करवा देती है। जब आप युवा होते हैं तो 22-23 वर्ष के नौजवान को आप सुबह से शाम तक खाना ना दें, फिर भी अगले दिन उसको काम में लगा सकते हैं। लेकिन उम्र होने के बाद में ये करना संभव नहीं है। आदमी को 2 वक्त खाना नहीं दिया तो तीसरे वक्त काम नहीं करेगा, उसको चक्कर आने लग जाएंगे। तो लेकिन ये अच्छी स्थिति तो नहीं। युवा को अच्छा स्वास्थ्यप्रद खाना, भोजन, शिक्षा, तालीम क्यों ना मिले? मेरा तो पहला सवाल यही है कि क्यों नहीं मिल रहा है। ना मिलने के बावजूद भी हमारा युवा क्या कर रहा है? ये जो करोड़ों करोड़ युवा है, जैसा आपने बताया, इसको कौन चैनलाइज कर रहा है? तो मैं कहूँगा इसके लिए सबसे ज़्यादा जो कमी हमारे देश में रही है, और जो एक तरीके से हमारी पकड़ से छूट गई, जो चीज़ हमने निकल जाने दिया, वो है तालीम का कमी, कि हम हमारे देश को शिक्षित नहीं कर पाए। और ऐसा एक ज़माना आ गया कि जब उसको एक ऐसी नॉलेज ने, एक ऐसे ज्ञान ने पकड़ लिया जो झूठ और फरेब पर आधारित है, जो निश्चित तौर पर मिस इन्फॉर्मेशन है, सही सूचना नहीं है, लेकिन उसको मिल रही है। अब जिस आदमी ने कभी अखबार नहीं देखा, जो आदमी कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाया, हम क्या समझते हैं कि उसको दुनिया का कोई जानकारी नहीं होना चाहिए? नहीं, उसकी भूख उसको भी है, लेकिन उसको ये सब मिला ही नहीं। अचानक से उसको ये सब मिल रहा है, किस रूप में? एक झूठ के रूप में। हमारा इतिहास को झूठ उसको बताया जा रहा है, फला आदमी ऐसा करता है, फला कौम ऐसी करती है, मुसलमान ऐसा करता है, सिख ऐसा करता है, हिंदू ये सब थे, देश ऐसा महान था, फलाने वक्त में इतना सारा गुलामी रहा, अब हम सब आज़ाद हो गए, फला क्यों आज़ादी मांग रहा है, ये तोड़ रहा है, ये कर रहा है। ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी के आने से, ये बजाय भला करने के, इसने हमारा नुकसान कर दिया। ये जिस तरीके आपने एक सवाल किया है, तो इसमें क्या आपको ये लग रहा है कि जिस तरीके का जो चल रहा है, ये छद्म राष्ट्रवाद आप इसको मानते हैं या सही राष्ट्रवाद के तौर पे ही देखते हैं? किस रूप में देख रहे हो ये जो जिस तरीके बात छदम की नहीं, मैं तो कहूँगा आपने पहले इस्तेमाल की बात की थी कि कौन इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ हमारे सामने पड़ी हुई है, एक हथियार पड़ा हुआ है, एक औजार पड़ा हुआ है, इस औजार का इस्तेमाल आपने नहीं किया, दूसरे ने उठा लिया, है ना? अब अगर मुझे आप कैंची दे देंगे या मुझे आप चाकू दे देंगे तो इसके अलग अलग इस्तेमाल करेगा, वही किसी एंटी सोशल को दे देंगे, किसी असामाजिक तत्व को दे देंगे। तो युवा हमारे पास एक औजार है, एक ताकत का भंडार है। इस ताकत का इस्तेमाल अगरचे ऐसी ताकतें करेंगी, दक्षिणपंथी ताकतें करेंगी, धर्म की के विद्रूप में राजनीति करने का जो ताकत है वो उसका इस्तेमाल करेगी, तो उसको गलत धारा में ले जाएगी।
वो उसको कभी यहाँ ले जाएगी स्नान करवाने, कभी वहाँ ले जाएगी, कभी यहाँ कांवड़ उठवाएगी, कभी यहाँ मस्जिद पे हमला करवाएगी, कभी यहाँ मंदिर बनाने के लिए ले जाएगी। उसको कामकाज नहीं करने देगी, उसको सवाल पूछने नहीं देगी, वो बिजी रखेगी, उसको लगातार व्यस्त रखेगी, क्योंकि उसको पता है। लेकिन दूसरी जो ताकत है, प्रगतिशील जो ताकत है, या धर्मनिरपेक्ष जो ताकत है, जो हमारा मुल्क होना चाहिए था, वो वाला पकड़ उसके हाथ से छूट गया। और आज का हमारा युवा का बहुत बड़ा तबका इन लोगों के प्रभाव में चला गया है। हरियाणा का युवा और अन्य राज्यों का युवा में आप कोई खास अंतर देखते हैं नहीं, पृष्ठभूमि के हिसाब से? नहीं, मैं कोई अंतर नहीं देखता हूँ। सिर्फ इतना अंतर देख सकते हैं कि हरियाणा जो है वो कृषि प्रधान एक राज्य कहा जा सकता है। यहाँ पे बहुत बड़े उद्योग धंधे आज तक भी नहीं हैं। तो उनके लिए जो पूंजीवाद में एक स्वतः रोजगार खड़ा होने का रास्ता होता है, जो दुनिया भर में होता ही है, और हम उसे गलत नहीं मानते, कि अगर पूंजीवाद है, पूंजी जब राज कर रही है, तो पूंजी उद्योग धंधा लगाएगी। वो तो खेती बाड़ी पे तो काम नहीं करती है, तो खेती को भी उद्योग बनाने पे तुली रहती है। तो रोजगार तो मिलेगा ना युवा को। अगर बात कुछ राज्यों में जिनमें थोड़ा बहुत उद्योग धंधा लगा है, वहाँ पे कुछ युवाओं को रोजगार मिला है, मिला होगा, लेकिन हरियाणा जैसे राज्य में तो ये स्थिति भी नहीं है। तो उसको रोजगार कहाँ मिलेगा? या तो वो फौज पैड़े पुलिस में जाएगा, या अगर तालीम देने की इच्छा है तो वो शिक्षित होकर कहीं पे मास्टरी करने लगेगा, प्रोफेसर हो जाएगा, या वो कहीं पे ड्राइवरी करने लगेगा। लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट सरकार बेच के खा गई, आपका स्वास्थ्य उसको नहीं चाहिए, अस्पतालों में ज़्यादा भर्ती नहीं चाहिए, एजुकेशन में टीचर्स उसको नहीं चाहिए, वो सब ऑनलाइन करने पे आमादा है ऐसे कृषि प्रधान राज्य में। और खेती का तो बेड़ा गर्क हो ही गया है, वो तो हमने देखा ही है अभी पिछले दिनों किसान आंदोलन के दौर में। ऐसे में ये फ़र्क है, और ये सिर्फ हरियाणा का नहीं, जो भी कृषि प्रधान हमारा देश अभी भी कृषि प्रधान ही है उस तौर पर कमोबेश स्थिति एक जैसी है, मगर यहाँ संकट थोड़ा ज़्यादा गहरा है, क्योंकि ये जो युवा है यहाँ पे सामंती जो मूल्य हैं, खेती के साथ साथ सामंती मूल्य भी ज़्यादा मिलेगा। ये भी कहूँगा कि दक्षिण का, अब यूँ तो दक्षिण का राज्य कर्नाटक है, वहाँ भी आज दक्षिण पंथ का तूती बोल रहा है। अभी बीजेपी वहाँ भी मारपीट कर रही है, वहाँ भी हिजाब के नाम पे, इसके नाम पे, मंदिर के नाम पे, जहाँ पे उत्तर भारत के लोग सोचते थे कि नहीं दक्षिण के लोग बड़े पढ़े लिखे होते हैं भाई, उनको अंग्रेजी का बड़ा ज्ञान होता है, वो आगे निकले हुए थे। हाँ हैं कई मामलों में, तमिलनाडु में, केरल में, केरल भी हमारे देश का ही एक राज्य है। तो केरल और हरियाणा के नौजवान में तो बिल्कुल फ़र्क है, वो संगठित भी है। आप बिल्कुल अंतर बता रहे हैं, लेकिन जितने सवाल आपने किए हैं और ये जो समस्या आपने बताई है, बिल्कुल ये समस्या एक तरीके से दिखाई दे भी रही है। लेकिन जब युवाओं में जब ये बातचीत आती है तो उनके अंदर ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। वो ज़्यादातर आज भी वो चाहे रोज़गार का मामला हो, शिक्षा स्वास्थ्य का मामला हो, उस पे आज भी वो सरकार की तरफ देखता है और ये सोचता है कि इनके साथ लगने से कहीं न कहीं मेरा भला हो जाएगा, इनडायरेक्ट डायरेक्ट। तो ये जो कि उसको क्या कहते हैं कि वो लड़ने की बजाय, अधिकार लेने की बजाय वो एक उनका पिछलग्गू बनता जा रहा है युवा। तो इसको आप क्या समझते हैं? ये मैं कहूँगा कि इसको मैं तो ये कहूँगा जाति तौर पर कि ये हमारे आंदोलन की कमी है। इस कमी को हम दूसरों पे नहीं थोप सकते हैं, क्योंकि वो ताकतें युवाओं का विरोधी ताकत है। अब युवाओं की विरोधी ताकत पे ही तो युवाओं को भला करने का जिम्मा नहीं छोड़ सकते। तो ये काम तो हमारे जिम्मे है, आंदोलन को संगठित करना। और युवा को ये एक पूरा हमला हो रहा है सूचना का, गलत सूचना का हमला हो रहा है, उनके दिमाग को इससे मुक्त कराने का ये जिम्मेदारी हमारा है। मगर बदकिस्मती है, दुर्भाग्य है कि आज के दौर में इस वक्त हम इस मामले में पीछे चल रहे हैं। नहीं, मैं इसको बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये पीछे चल रहे हैं। लेकिन जो प्रगतिशील जो विचार हैं और वो उनके जितने भी प्रगतिशील जनसंगठन हैं, वो इस युवा को एड्रेस सही नहीं कर पा रहा है। इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं? हाँ, तो कारण मैं कहूँगा कि एक कारण तो हमारी पहुँच का कारण है, कि एक तो है कि हमने देरी की है। पहले जब काम हमें ये करना चाहिए था, अगर वो काम हमने किया होता, जैसे कि हमारे देश में जो सत्ता परिवर्तन अभी हुआ है, जो दक्षिण पंथ हमारे देश के केंद्र के मरकजी हुकूमत में आ गया और आज हमारे देश के सत्ता पे कब्जा कर लिया है, राज्य सत्ता के ऊपर, राज्यों में भी और केंद्र में भी। उसके पहले का जो स्थिति था, तब शायद हमारे लिए ये मौका आसान मौका था। आज चुनौती बड़ी हो गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि, इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली लड़ना हमें ही है। इस दक्षिण पंथ से भी अगर कोई किरण हम देखते हैं और ये बातें हम कर रहे हैं और हमारे दिल में कोई दर्द है, हमें कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो इसका मतलब है उम्मीद की किरण है। और ये उम्मीद की किरण उसी प्रगतिशील आंदोलन के पास में है, वही रास्ता दिखा सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मगर मैं ये कहूँगा कि हमारे जो प्रयास हैं, ये प्रयास थोड़े साबित हो रहे हैं, इनको बहुत तेज़ करना पड़ेगा। और
ये भी मैं कहूँगा कि अगर युवा को ध्यान से गौर करके लगन के साथ में हम उसको संबोधित करें, तो मैं नहीं मानता कि वो सही बात को नहीं समझेगा, क्योंकि ये कुदरती चीज़ होती है गलत और सही को समझना। और इसके लिए युवा को बहुत बड़ा क्रांतिकारी होने का ज़रूरत नहीं, उसको कोई कम्युनिस्ट बनने का ज़रूरत नहीं है गलत और सही का अंतर समझने के लिए। प्रेमचंद ने कहा है कि उम्र ऐसी होती है नौजवानी की कि उस वक्त तो सभी कम्युनिस्ट होते हैं, सभी वामपंथी होते हैं, 25 के होते होते घर में लड़ जाते हैं, उनको हर गलत चीज़ का विरोध उनके मन में होता है। लेकिन अगर उसको चैनल आपने नहीं करा ठीक से, तो आप पिछड़ जाएंगे। चैनल अगर आप करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। युवा को राजनीतिक दलों में किस रूप में हिस्सेदारी करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए? कई बार जब हम राजनीति की बात आती है, युवाओं को उसमें हिस्सेदारी करने की आती है, तो परिवार से एक दबाव आ जाता है कि नहीं, आपका नौकरी करने का टाइम, आपका पढ़ने का टाइम है, ये राजनीति करने का टाइम नहीं है। लेकिन जब वो उम्र निकल जाती है तब उससे वो हो नहीं पाता। तो इसको अब किस रूप में करना चाहिए, उसको कितना करना चाहिए? एक सवाल युवा के अंदर हर बार उसके दिमाग में बना रहता है। हाँ, देखिए, अगर हम उनको सीधे से ही राजनीति में इन्वॉल्व करेंगे, जैसे कि बाकी लोग कर रहे हैं, बिना उनको शिक्षित किए हुए, बिना उनको संगठित किए हुए, जो डॉक्टर अंबेडकर का नारा है, और आप उनको एक विभिन्न किस्म के चैनल में ले जाएंगे, तो वो तो राजनीति लोग कर ही रहे हैं। और यही लोग बोलते हैं कि युवाओं को राजनीति में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनका मतलब है कि राजनीति में जाने का मतलब है ये कुछ पढ़े लिखेगा, ये कोई समझदारी की बातें करने लगेगा। इससे बचाना है इसको, और इसको मंदिर में, मस्जिद में, हिंदू में, मुसलमान में, सिख में, ईसाई में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, उत्तरी कोरिया में, यहाँ में, बम में, इसमें घुसा दो। ये सबसे बड़ा राजनीति है। इस राजनीति का काट हमें करना पड़ेगा। और मैं कहूँगा कि राजनीति का शिक्षा होना चाहिए, राजनीति पढ़ाई भी जाती है, राजनीति लोग करते भी हैं, राजनीति से कतई कोई हमें परहेज नहीं करना चाहिए। बात यह है देखने की कि कौन सी राजनीति की तरफ हम जा रहे हैं, किस राजनीति की तरफ हमें उसे ले जाना है। अगर हमें प्रगतिशील चीज़ों की तरफ उनको ले जाना है तो बिल्कुल क्यों नहीं ले जाएंगे, रास्ता ही वो है उनके सामने। आप नहीं ले जाओगे तो भले ही नारा कोई कुछ भी दे, दूसरी ताकतें उनका इस्तेमाल करती रहेंगी, ऐसे ही जैसे आज कर रही हैं। बिल्कुल, त्यागी जी ने काफ़ी गहराई में उतर के इन चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में हमारे बीच में बताने का कोशिश की है, और हम अपने यूट्यूब चैनल की ओर से त्यागी जी का धन्यवाद करते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो इस पे अपनी कमेंट्स, अपनी राय वो दे सकता है, कोई पूछ सकता है कि युवा आगे और क्या करना चाहिए, क्या उसके दिमाग में चल रहा है, ताकि हम और सवाल उनके आएँ तो और इस तरीके की वीडियो हम उनके बीच में लेके जाएँ, ताकि युवा को ज़्यादा से ज़्यादा एड्रेस किया जा सके।